की, एक एक क्लास इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ये चालू नहीं था क्या? हेलो, जल्दी से बताइए, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? एक बार जल्दी से बता दीजिए भैया, स्पीड में बता दीजिए एक बार। पहले नहीं आ रही थी क्या? अच्छा, अब आवाज आ रही है ना? क्लियर है? क्लियर है? शिवम चौरसिया कह रहे हैं कि सर आप भूल जाते हो। हाँ भाई, भूल जाता हूं, क्या करूं? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो बच्चे, आज का जो इंपॉर्टेंट विषय है वो है शब्द विचार, और शब्द विचार में केवल आज हम जानेंगे तत्सम और तद्भव के बारे में, यानी कि जो उत्पत्ति के आधार पर है उसी के बारे में हम पूरा समझेंगे, उसी के बारे में शब्द की विवेचना करेंगे, अच्छे से समझेंगे। हम आज उत्पत्ति के आधार पर जानेंगे। अगली क्लास होगी आपकी जिस पे हम आपको बताएंगे कि अर्थ के आधार पर, और जो बचे हैं व्युत्पत्ति यानी रचना के आधार पर। ये सारी चीज़ें हम कल डिस्कस करेंगे, लेकिन आज का क्लास बड़ा ही इंपॉर्टेंट है जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट शब्द जो परीक्षा में आपके पूछे ही जा सकते हैं, प्रीवियस ईयर के कुछ तत्सम तद्भव हमने लिए हैं आज की क्लास में, और बहुत सी कुछ चीज़ें ली हैं। तो जल्दी से भैया वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप बता दीजिए कि क्लास को चालू किया जाए। जल्दी से बच्चे, क्लास को क्या चालू किया जाए? जल्दी से बता दो, क्लास को शुरू किया जाए। और अगर क्लास शुरू करने जा रहे हैं तो लाइव चैट से हटकर सबसे पहले लाइक का बटन दबाइए, और लाइक अगर पहले से कर चुके हैं तो बहुत 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 आपका धन्यवाद। चलिए, बहुत बढ़िया। यहां पर बच्चे जुड़ चुके हैं, कौशली वर्मा, अंजलि, साइलेंट, कौशिकी वर्मा, सूरज, सोनिया, बहुत बढ़िया बच्चे, वेरी गुड। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या जानने वाले हैं? शब्द विचार के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहला जो आपका टॉपिक आ जाता है वो शब्द विचार की आ जाती है परिभाषा। तो एक बार रिवीजन करते हैं, जो कि हमको रिवीजन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, यहां पर बताया जा रहा है कि परिभाषा क्या है? एक या एक से अधिक वर्णों से बनी सार्थक ध्वनियों को शब्द कहते हैं। एक या एक से अधिक वर्णों, किससे बनी भैया? वर्णों से बनी। ठीक है, किससे बनी है? वर्णों से बनी। ठीक है, तो बड़े ध्यान से इसको समझना है। एक या एक से वर्णों, जैसे हम कह दें यहां पर पुस्तक, क्या कह दें? पुस्तक। ठीक है, तो पुस्तक में पूछा जाएगा कितने वर्णों का प्रयोग किया गया है, तो 1 2 3 4। पुस्तक में 4 वर्णों का प्रयोग किया गया है। लेकिन हम कह दें कि वाह, वाह का मतलब क्या होता है? तुम व सुरेश, तुम व सुरेश दोनों ही जाएंगे। मतलब तुम व सुरेश का मतलब क्या है? वाह का अर्थ यहां पर किससे लिया जा रहा है? तो और से लिया जा रहा है, और से लिया जा रहा है। मतलब ये एक वर्ण भी है, लेकिन तब भी अपना शब्द प्रकट कर रहा है, तब भी अपना अर्थ क्या कर रहा है? प्रकट कर रहा है। अगर अर्थ निकल रहा है ना, वाह का मतलब क्या होता है? और जैसे ही हम कह दें, तुमसे अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा क्या आम खाओगे आप, तो आप केवल ऐसे कह देते हो ना, एक ही वर्ण है। लेकिन इसका अर्थ आपने क्या निकाला? इसका अर्थ है नहीं, यानी कि एक वर्ण से भी आपका शब्द बन सकता है। वह क्या है? शब्द है, क्योंकि अर्थ निकल रहा है। ना क्या है? शब्द है, क्योंकि अर्थ निकल रहा है। तो हमने कहा एक, एक से भी क्या हो जाता है? एक से भी शब्द बनता है। और या एक से अधिक, जैसे एक से अधिक क्या है? पुस्तक है, 1 2 3 4। लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है पुस्तक में कितनी ध्वनियों का प्रयोग किया गया है? पुस्तक में कितनी ध्वनियों का प्रयोग किया गया है? तो आप कहेंगे पा। ये हलंत क्यों लगता है? आपको बताया है, स्वरहीन करने के लिए। व्यंजन जो होते हैं स्वर सहित लिखे जाते हैं, जैसे का, खा, गा। तो व्यंजनहीन करने के लिए आप हलंत लगा देते हो। जैसे पा में हलंत लगा दिया, इससे कौन सा व्यंजन हम स्वर निकाला? हमने ऊ। हमने क्या निकाल लिया? पा प्लस ऊ। फिर क्या है बच्चे? सा है, सा के नीचे हलंत लगा दो। ठीक है, फिर क्या है बच्चे?
ता है, ता से हलंत लगाया, एक इससे स्वर निकला आ, क्या निकला बच्चे? आ निकला। और फिर उसके बाद क्या है? का है, और का में हलंत लगाया, इससे भी एक स्वर निकालकर बाहर रख दिया, कौन सा? आ। तो अगर हम ये कहेंगे कि पुस्तक में कितनी ध्वनियों का प्रयोग हुआ है, तो आप कह देंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 ध्वनियों का प्रयोग किया गया है। कितनी ध्वनियों का? तो 7 ध्वनियों का प्रयोग किया गया है। पुस्तक में कितने वर्ण हैं? तो 1 2 3 4, 4 वर्णों से, हम कह रहे हैं ना अधिक वर्णों से बनी सार्थक ध्वनि। तो कितनी ध्वनियां? 7 ध्वनियां हैं सार्थक, जिनसे इंक्लूड करके 4 वर्ण बनाए गए, और 4 वर्णों से हमें अर्थ पता चल गया कि पुस्तक किताब होती है। क्या होती है? किताब, पढ़ने वाली वस्तु है। क्लियर है? हां, कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 ही हैं बच्चे, ठीक है, 7 ही हैं। हां, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो अब ये चीज हो गई। अब इसी के साथ हम क्या करेंगे? इसी के साथ एक परिभाषा हम और जानेंगे, ठीक है। जैसे हमने बताया था कि यहीं पर इसको हम इस तरीके से भी जान सकते हैं कि ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को। अब ध्वनियों के मेल से, अभी हमने पुस्तक में बताया था 7 ध्वनियों से आपका शब्द बना था, सार्थक समुदाय बना था, ठीक है। तो ये भी कह सकते हैं कि ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को भी हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं बच्चे? शब्द कहते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपसे कह दिया गया कि अगर वर्णों की बात करें तो आपसे कह दिया गया कि न ल, ना एक शब्द दे दिया गया, और एक शब्द, एक वर्ण दे दिया गया ला। एक वर्ण है ना, एक वर्ण है ला। तो आपको जोड़कर बनाना था, तो किसी ने इसको लन लिखा और किसी ने इसको क्या लिख दिया? नल लिखा, ठीक है। तो इसका अर्थ निकल रहा है, इसका अर्थ नहीं निकल रहा। ये क्या है? ये शब्द नहीं है, और ये क्या है? शब्द है। इससे अर्थ निकल रहा है, क्योंकि हमको क्या लेना है? सार्थक लेना है, सही अर्थ वाला ही शब्द लेना है। क्लियर है? तो चलते हैं आगे की ओर। तो यहीं पर आगे हम देखते हैं क्या। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं, हिंदी में शब्दों के वर्गीकरण को 4 आधारों में बांटा गया है। कल हमने बताया था, आज इन्हीं आधारों में सबसे पहले वाले आधार को बहुत ही अच्छे से हम समझेंगे, ठीक है, बहुत ही अच्छे से समझेंगे। जैसे हिंदी में शब्दों के वर्गीकरण को 4 आधार में बांटा गया है, वो कौन कौन से आधार हैं? तो बच्चे, पहला आधार था उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर, यानी कि शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, शब्द का स्रोत कहां से है, शब्द का इतिहास क्या है, कौन से शब्द हिंदी में जो आए हैं उनका इतिहास क्या है, उनका स्रोत क्या है, जो हिंदी में शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनकी उत्पत्ति क्या है। तो इस बारे में जानेंगे। और किस आधार पर है बच्चे? तो यहां उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर है। हम शब्द को ही जानेंगे। अब शब्द की व्युत्पत्ति क्या है, रचना क्या है? व्युत्पत्ति माने क्या होता है? बनावट। शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार है, रचना क्या है, बनावट क्या है, इस आधार पर शब्द को जानेंगे, ठीक है। और इसी के बाद बच्चे हम जानेंगे किस पर? रूप, प्रयोग, व्याकरणिक विवेचन के आधार पर। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बड़ी काम की चीजें मैं आज बताने वाला हूं आपको, और बहुत ही बेहद अच्छे ढंग से, ठीक है। तो रूप, प्रयोग, व्याकरणिक विवेचन के आधार पर भी हम जानेंगे शब्द कितने प्रकार के होते हैं, और हम जानेंगे बच्चे अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। आप सभी को हमने बताया था, एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि उत्पत्ति के आधार पर बच्चे, उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। व्युत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर सर जी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो हमने बताया था योग रूढ़, यौगिक, और रूढ़ शब्द, तो आपको यहां पर हमने बता दिया कि व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, योग रूढ़, यौगिक और रूढ़। उत्पत्ति के आधार पर भी 5 प्रकार के कौन कौन से होते हैं आगे हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले भी जान लेते हैं तत्सम, तद्भव, देसी, देसी को देशज कहते हैं, देसी, विदेशी और संकर, जिसे हम मिश्रित शब्द के नाम से भी जानते हैं, मिश्रित शब्द के नाम से भी जानते हैं। रूप, प्रयोग के आधार पर सर जी केवल 2 ही प्रकार के होते हैं। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द का रूप देखा जाए, शब्द का प्रयोग किस आधार पर किया जा रहा है, शब्द की व्याकरणिक विवेचना की जाए, तो शब्द कितने प्रकार का होगा? तो 2 प्रकार का होगा सर जी। कौन कौन सा? एक हो जाएगा विकारी, और एक हो जाएगा अविकारी। एक क्या हो जाएगा? अविकारी।
तो विकारी और अविकारी दो प्रकार के हो जाएंगे। अर्थ के आधार पर सर जी दो ही प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक जिनका अर्थ निकलता है यानी उनको हम सार्थक कहते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार भी दो प्रकार के होते हैं। सार्थक शब्द सुना है, और एक होता है निरर्थक। निरर्थक, तो निरर्थक शब्द होते हैं बच्चे, निरर्थक शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ ना निकले, उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। तो अर्थ के आधार पर दो, रूप प्रयोग के आधार पर दो, व्युत्पत्ति रचना बनावट के आधार पर तीन, उत्पत्ति स्रोत इतिहास के आधार पर पांच। आपको ये रटे होने चाहिए। कंफर्म है? चलो अब इसी के साथ बच्चे, इसी के साथ हम लोग अगले पर चलते हैं। हाँ, तो सबसे पहले आ जाते हैं स्रोत या इतिहास के आधार पर। किस पर सीखेंगे? स्रोत या इतिहास के आधार पर। मतलब समझ रहे हो शब्दों की उत्पत्ति क्या है। स्रोत या इतिहास के आधार पर हमने क्या बताया था? शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। अब देखो इनको पहचानना कैसे है, यह भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, हम जानते हैं। अब देखो यहां पर हम क्या बता रहे हैं कि यहां पर सबसे पहले आप देखो कि उत्पत्ति के आधार पर सबसे पहला क्या आता है? तत्सम होता है। क्या होता है? तत्सम। तो उत्पत्ति के आधार पर अगर तत्सम है तो तत्सम को क्या कहते हैं? तत्व प्लस सम, यानी इसको हम क्या लिखते हैं? तत्व प्लस सम, तत्सम। यानी इसका मतलब क्या है? तत्व माने होता है उसके, और सम माने होता है उसके समान, उसके समान। बात को बहुत अच्छे से समझना है भैया, बात को बहुत अच्छे से समझना है। तत्सम माने क्या होता है? उसके समान। ठीक है, तत्सम माने क्या होता है? उसके समान। तो उसके किसके समान? भाई एक चीज बताओ, आदि जननी कौन है? तो संस्कृत है। यानी सभी हिंदी की जो बोलियां हैं, हिंदी में जो भाषाएं हैं, उपभाषाएं हैं, वो कहां से निकली हैं? तो आप कहते हो सारी की सारी सर संस्कृत से आई हुई हैं। कहां से? संस्कृत से। अब ऐसा तो होता नहीं है। सबसे पहले क्या थी? संस्कृत थी। सबसे पहले क्या थी? संस्कृत। और संस्कृत आगे चलकर क्या बन गई? तो आगे चलकर बन गई भैया संस्कृत दो पार्टों में थी, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत आगे बढ़ी तो पाली में आ गई, और जैसे ही पाली आगे बढ़ी तो पाली के बाद बच्चे ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए समझना, पाली के बाद प्राकृत, और प्राकृत से आगे बढ़ी तो अपभ्रंश में कन्वर्ट हो गई, अपभ्रंश में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, अपभ्रंश के बाद पुरानी हिंदी से होते हुए हम लोग कहां पर आ गए? हिंदी पर आ गए। अपभ्रंश से सौरसेनी अपभ्रंश था, और सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी की भाषाएं निकली हुई थी। तो हम इतना समझ गए। अब एक चीज बताओ बड़ी ध्यान से, जैसे संस्कृत में कुछ शब्द बोले जा रहे थे, तो जब कन्वर्ट हुआ संस्कृत से पाली, जब परिवर्तन हुआ, क्योंकि भाषा परिवर्तनशील है, हमको पता है कि जो भाषा होती है वो समय के आधार पर, क्षेत्र के दबाव के कारण हमेशा परिवर्तित होती रहती है, परिवर्तनशील रहती है। ठीक है, तो संस्कृत से जब पाली हुई होगी तो ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि पूरे पूरे शब्द भी बदल गए होंगे। नहीं, कुछ शब्द सेम रह जाते हैं, कुछ शब्द बदल जाते हैं, इसलिए भाषा की जो शैली है वो परिवर्तित हो जाती है। लेकिन हम कहेंगे कि सारे के सारे शब्द बदल गए, तो ऐसा नहीं होता है। अब संस्कृत से जो शब्द, कुछ शब्द यहां पर सेम रह गए, वही शब्द सेम यहां पर भी बोले जाने लगे, वही शब्द सेम यहां पर, वही शब्द सेम यहां पर। यानी जो संस्कृत मूल रूप से संस्कृत में बोले जा रहे थे शब्द, वो आज भी हिंदी में बोले जाने लगे। यानी संस्कृत के समान, यहां पर उसके से मतलब क्या है? संस्कृत है। क्या है बच्चे? संस्कृत। संस्कृत के समान का मतलब संस्कृत के समान जो संस्कृत के शब्द होते हैं, जो ज्यों के त्यों, संस्कृत भाषा के ज्यों के त्यों शब्द अगर हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं, उन्हें हम तत्सम कहते हैं। समझ में आ गया? तत्सम। पहचानेंगे कैसे? बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैसे पहचानेंगे सर। तो पहचानने के लिए बहुत ध्यान से समझो। अभी हम केवल बात कर रहे हैं किसकी? तत्सम की बात कर रहे हैं। बच्चे किसकी बात कर रहे हैं? तत्सम की। तो पहचान कैसे करें, यह इंपॉर्टेंट है। सब लोग हेडिंग लगा के नोट करेंगे, पहचान कैसे करें, पहचान कैसे करें। तो सबसे पहले तो एक चीज हमें समझनी है, कौन से तत्सम नहीं होंगे, कौन से तत्सम नहीं होंगे। तो ध्यान दो बच्चे, एक अनुनासिक पता है, अनुनासिक स्वर। अनुनासिक पता है कि नहीं? अनुनासिक, अनुनासिक।
अनुनासिक वर्ण क्या होते हैं? अनुनासिक वर्ण जो होते हैं कि कोई भी अगर वर्ण लिखा जा रहा है, जैसे आ लिखा गया तो उसके ऊपर क्या कर दो, चंद्र बिंदी लगा दो। जैसे पा लिखा तो इसके ऊपर क्या कर दो, चंद्र बिंदी लगा दो। ये सारे क्या है, अनुनासिक वर्ण हैं। तो भाई जो ये अनुनासिक था ना, ये जो चंद्र बिंदी थी, ये चंद्र बिंदी थी, जो चंद्र बिंदी, ये जो चंद्र बिंदी है ना, ये भैया संस्कृत में नहीं थी, ये संस्कृत में नहीं थी। तो अब एक चीज कंफर्म हो गई कि अनुनासिक वर्ण वाले, ये भाई संस्कृत में नहीं थी, ये कहां पर आई, ये हिंदी में ही निकाली गई। ये हिंदी का ही क्या है, विकसित, आप मान सकते हैं ये विकसित वर्ण है। कौन सा, अनुनासिक वर्ण, ये हिंदी में ही विकसित हुआ है। तो हम इसको कहेंगे ये चंद्र बिंदी जो है ये हिंदी में प्रयोग की गई है, यानी इसके जो शब्द हैं वो तत्सम के नहीं माने जाएंगे। आपसे कभी भी पूछ लिया जाए कि जिसमें चंद्र की बिंदी लगी हो, चंद्र की बिंदी आपको किसी भी शब्द में लगी हुई मिल जाए तो आप कह दोगे ये तत्सम नहीं है, ये तत्सम नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो तत्सम नहीं कौन से हैं, चंद्र की बिंदी लगी है वो तत्सम नहीं होंगे। तो अनुनासिक वर्ण वाले क्या होते हैं, नहीं होते हैं क्या, तत्सम, तत्सम नहीं होते हैं। अब ये दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट भी भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा एक ये ड़ा और एक ये ढा, ये आपको याद होगा। इनको हम क्या कहते हैं, इनको बच्चे हम कहते हैं ताड़त, ताड़त व्यंजन कहते हैं, ताड़न जात कहते हैं। क्या कहते हैं, ताड़न भी कहते हैं और ताड़न जात व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, ताड़न जात व्यंजन कहते हैं। इन्हीं का दूसरा नाम द्विगुण व्यंजन भी है, द्विगुण व्यंजन भी है। इनका दूसरा नाम उच्छिप्त व्यंजन भी है, तो इनको उच्छिप्त व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। आप लोग नोट करते चलिएगा साथ में, उच्छिप्त व्यंजन किसे कहते हैं, ड़ा और ढा को, और इसी का नाम है भैया द्विगुण व्यंजन। क्या नाम है बच्चे, द्विगुण व्यंजन भी इन्हीं को हम कहते हैं। तो एक चीज समझ लो बहुत ध्यान से कि जो ये ड़ा ढा, ये ताड़न जात भी कहते हैं, उच्छिप्त कहते हैं, द्विगुण कहते हैं, ये भी संस्कृत में प्रयोग नहीं किए जा रहे थे। तो भैया संस्कृत में अगर प्रयोग नहीं किए जा रहे थे तो इनके शब्द संस्कृत में होंगे नहीं, ठीक है। तो ये वाले जिसमें ड़ा का प्रयोग हो जाए या अढ़ा का प्रयोग हो जाए, जैसे आपसे कह दें चढ़ना, जैसे आपसे कह दें चढ़ना, तो ये क्या है, क्या तत्सम है? तो आप कहोगे कि ये तत्सम नहीं है, क्योंकि ड़ा है और अढ़ा विकसित व्यंजन है, विकसित वर्ण भी इन्हें कहते हैं हम। ड़ा और ढा इन्हें हम क्या कहते हैं, विकसित वर्ण के नाम से भी जानते हैं। कि हिंदी में विकसित वर्ण कौन से हैं, पूछा जा सकता है आपसे प्रश्न कि विकसित वर्ण कौन से हैं। तो हिंदी में विकसित वर्ण कौन से हैं, तो ड़ा है और ढा है। अगर इनके प्रयोग से कोई शब्द बन रहा है, इनके प्रयोग से अगर कोई शब्द बन रहा है तो हम तुरंत कह सकते हैं वो तत्सम नहीं है। क्लियर है, वो तत्सम नहीं है। तो बच्चे बात इतनी समझ में आ गई कि नहीं आ गई, समझ में आ गई ना? अब चलो इसके बाद हम इसी में अब कैसे पहचानेंगे कि कौन कौन से होते हैं। तो तीसरा पॉइंट हम यहीं पर, ये इसको नोट करो फिर यहीं पर बताते हैं। पहले तो हम समझ लिया कि अनुनासिक वाले नहीं होते हैं, ठीक है। अनुनासिक वर्ण जिसमें चंद्रबिंदी लगी हो तत्सम नहीं माना जाएगा, जिसमें ड़ा और ढा का प्रयोग किया जाएगा वो तत्सम नहीं माना जाएगा। माने कौन से जाएंगे, तो भैया अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे, माने कौन से जाएंगे अब उसको देखेंगे, ठीक है। माने कौन से जाएंगे, सबसे पहला आपने अभी हमने बताया अनुनासिक, अनुनासिक, अनुनासिक का तत्सम रूप क्या होता है, अनुनासिक का तत्सम रूप क्या होता है, तत्सम रूप, तत्सम रूप क्या होता है बच्चे, अनुनासिक का तत्सम रूप होता है अनुस्वार। याद करिएगा इसे, क्या होता है बच्चे, अनुस्वार होता है। और अनुस्वार हम जानते हैं अनुनासिक में चंद्र की बिंदी होती है और चंद्र की बिंदी से अनुनासिक में केवल बिंदी होती है। जैसे अगर हम आ लिखें तो आ के ऊपर केवल बिंदी अनुस्वार है, आ के ऊपर अगर कर दें कि चंद्र बिंदी तो ये क्या है बच्चे, अनुनासिक है, ठीक है। तो अनुनासिक का अगर तत्सम रूप अनुस्वार है तो अनुनासिक एक तद्भव रूप है। क्या है बच्चे, तद्भव रूप है। अगर आपको कहीं पर चंद्र बिंदी मिलती है, ये चंद्र बिंदी मिलती है तो वो तद्भव माना जाएगा। क्या माना जाएगा बच्चे, तद्भव माना जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही कि नहीं, जल्दी से बताओ कि अनुनासिक, अनुनासिक क्या है, एक तद्भव रूप है, ठीक है। अनुस्वार क्या है, अंक की बिंदी क्या है, ये अंक की बिंदी जिस भी शब्द में मिलेगी तो वो क्या हो जाएगा, वो तत्सम रूप हो जाएगा। जैसे ये क्या है, तत्सम रूप है, ठीक है। ये क्या है बच्चे, ये तत्सम रूप है। बात समझ में आ रही कि नहीं, जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जैसे हम कह दे श्रृंगार है, ठीक है, तो ये सब हो जाएंगे ना शब्द। संयुक्त है, संयुक्त कैसा शब्द है? संयुक्त कैसा शब्द है? हम कह दे संयुक्त है, ठीक है, संयुक्त है। तो संयुक्त में हमने ये बिंदी अनुस्वार लगा दिया ना, ये कैसा है? तत्सम है सर। ये कैसा है? तत्सम है। तो अनुस्वार वाले शब्द क्या होते हैं? अनुस्वार वाले शब्द तत्सम कहलाते हैं, तत्सम होते हैं। तो आप देखो, तुक्का लगाने से अच्छा है थोड़ी सी अगर जानकारी आपके पास है तो आप सही से आंसर टिक कर सकते हैं। तो ये चीज हो गई। अब इसके बाद अच्छा, यहीं पर जो दूसरा पहला पॉइंट हो गया, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या लिख लेते हैं? दूसरे पॉइंट में लिख लेते हैं जो संयुक्त व्यंजन होते हैं ना। कौन जानता है भैया संयुक्त व्यंजन? संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन वाले वर्णों से बने, संयुक्त व्यंजन वाले वर्णों से बने शब्द अधिकांशतः तत्सम होते हैं, तत्सम होते हैं। ठीक है बच्चे, बहुत ध्यान से बात को समझो। यहां पर क्या कहा जा रहा है कि यहां पर कहा जा रहा है कि दूसरा पॉइंट, संयुक्त व्यंजन वाले वर्णों से बने शब्द अधिकांशता। अब ये अधिकांशता क्यों लगाया गया है? अब ये नहीं है कि संयुक्त अगर दिख गया है, संयुक्त वर्ण वाला दिख गया है, आप तुरंत कह दो ये तो तत्सम ही है, ऐसा नहीं है। अधिकांशता मतलब क्या है? ज्यादा से ज्यादा क्या होते हैं? तत्सम ही होते हैं। कभी तुक्का लगाने से तो अच्छा है कि हमको ये चीज पता चल गई। अब संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? तो संयुक्त व्यंजन भैया क्या होते हैं? आपको पता है, छ, ये संयुक्त व्यंजन है, ठीक है, त्रा और ज्ञा, और भैया कौन सा है? छत्र, ज्ञा और स्रा। ठीक है, तो छत्र, ज्ञा और स्रा ये क्या है बच्चे? ये हैं आपके संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, अगर इन वर्णों से, इन व्यंजनों से अगर कोई शब्द बनाया जा रहा है तो अधिकांशता कैसे होंगे? तत्सम होंगे। अधिकांशता कैसे होंगे? तत्सम होंगे। यहीं पर एक वर्ण और लिख दीजिए, द्या। ये आपने सुना होगा, ये वाला वर्ण आपने देखा होगा, जैसे विद्यालय लिखते हैं, ठीक है, तो ये वाला वर्ण भी अगर कहीं पर आप किसी भी शब्द में मिलता है तो वो भी तत्सम ही रहेगा। ठीक है, तो आप जान गए कि नहीं? तो ये वाला शब्द भी क्या है? तत्सम है। छत्र, ज्ञासरा भी क्या है? तत्सम से ही तत्सम हो जाएगा, जिस वर्णों में, जिस शब्दों में इन वर्णों का प्रयोग किया जाएगा। बात क्लियर है बच्चे? समझ में आ रही बात? इतनी समझ में आ रही कि नहीं? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो वेरी गुड, सभी का सही है, सभी के सही आ रहे हैं। हाँ, तो छत्र, ज्ञासरा सब कह रहे हैं, हाँ छत्र, ज्ञासरा आ रहे हैं, वेरी गुड, ठीक, बहुत बढ़िया। तो बच्चे, और अब इंपॉर्टेंट क्या है? अब दूसरा पॉइंट इसी में हम समझेंगे। इसको मैं बिगाड़ देता हूं, यहीं पे दूसरा पॉइंट भी लिख लेते हैं। जिस शब्द में अगर आपको री का प्रयोग मिल जाए, क्या? री का, और इसकी मात्रा क्या होती है? इसकी मात्रा नीचे ऐसे लगी होती है, ठीक है, री मात्रा का प्रयोग मिल जाए तो वो भी क्या होते हैं? वो भी तत्सम होते हैं। जैसे अगर इनसे एग्जाम्पल लें, छा, तो छा से जैसे बन जाती है परीक्षा, बनती की नहीं? परीक्षा, तो परीक्षा क्या है? तत्सम है। क्यों? छत्री वाली छा का प्रयोग हो गया है, छत्री वाली छा का प्रयोग हो गया है। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है, तो जैसे ये ज्ञा है तो हम इससे कह सकते हैं अज्ञान। क्या कह सकते हैं बच्चे? अज्ञान। अज्ञान क्या है? अज्ञान तत्सम है। अज्ञान क्या है? तत्सम है। जैसे यहीं पर अगर हम कह दें अक्षर, क्या कहते हैं बच्चे? अक्षर। अक्षर में ये छा आ गया छत्री वाला, तो अक्षर भी क्या हो गया बच्चे? अक्षर भी तुम्हारा क्या हो गया? तत्सम हो गया। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। ठीक है, तो समझ में आ गई बात। अब री के कैसे, री से प्रयोग करके कैसे बनते हैं? जैसे आपसे कह दें पित्र, पित्र, ठीक है, तो पित्र क्या है? तत्सम रूप है। पित्र क्या है? तत्सम रूप है। यहीं पे अगर बच्चे कह दे पित्र के साथ आपको यहां पर शब्द बना दे गृह, गृह, गृह माने क्या होता है? गृह माने होता है घर। लेकिन ये री दिख रही है ना, री की मात्रा, जिसमें भी री की मात्रा लगी हो वो सदैव तत्सम होते हैं। अधिकांशता नहीं, वो सदैव क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। तो बच्चे समझ लो, जैसे पित्र हो गया, गृह हो गया, ये क्या है? तत्सम है। ये क्या है? तत्सम है। बहुत बढ़िया, सभी के सही हैं, वेरी गुड। तो री से और शब्द बना के बताओ जल्दी से। री से कौन से शब्द बनेंगे? री से कौन से शब्द बनेंगे? बहुत बढ़िया बच्चे, वेरी गुड।
गुड गुड। चलो तो अभी अभी हम एक तीसरा पॉइंट लिख लेते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट यहीं पर मैं बिगाड़ता हूं इसको, ये शब्द मैं बिगाड़ रहा हूं, तो अभी मैं यहीं पर आपको बता देता हूं। हाँ, या, वा और सा, या, वा और सा से बने शब्द। ये क्या हो रहा है? देखो, या, वा, सा से शुरुआत होने वाले शब्द, ठीक है, या से शुरू हैं, वा से शुरू हैं, जैसे वा से हो जाता है वधु, वधु, ठीक है। तो वधु क्या है? वा से शुरू होने वाले अधिकांशतः शब्द क्या होते हैं? तो आपको एक नॉर्मल सी जानकारी दे रहे हैं कि या से शुरू होने वाले, जैसे यशोदा हो गया, ठीक है, यशोदा का तद्भव क्या होगा? जसोदा होगा। क्या होगा? या से बनने वाले, जैसे यमुना हो गया, ठीक है। या से शुरू होने वाले अधिकांशतः शब्द, जैसे हम कह दें यमुना, क्या कहते हैं बच्चे? यमुना। तो यमुना एक तत्सम है। यमुना का तद्भव क्या होगा? तो आप कह दोगे तद्भव सर जी जमुना होगा। क्या होगा? जमुना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं कि या से, वा से, सा से अगर शब्द शुरू हो रहे हैं तो वो भी शुरुआत से जो बन रहे हैं, ठीक है, या, वा, सा से जो शब्द शुरू हो रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम तत्सम कहते हैं। क्लियर है? हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है, सभी का सही है, सभी का सही है। जैसे एक दो अक्षर और हम लिख सकते हैं, सत और शिक्षा। सा से कौन सी बनेगी भैया? सत। सा से क्या बनेगा? सत बन गया। तो सत क्या है? सत माने शतक होता है, 100 होता है। ऐसे ही कह दे शिक्षा, 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 ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट आपका ये है कि या, वा और सा से शुरुआत में अगर ये तुम्हें वर्ण मिल जाए, किसी भी शब्द के शुरुआत में अगर ये वर्ण मिल जाए तो इनको हम तत्सम की श्रेणी में ही रखेंगे। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? चलो, ये चीज आपको पूरी कंफर्म हो गई है। इसी के साथ अगर आपको यहीं पर एक पॉइंट और लिखेंगे, यहीं पर एक पॉइंट और लिखेंगे, ये मैं शब्द हटा देता हूं, जो काम की चीजें हैं वो नहीं हटाएंगे, शब्द हटाएंगे केवल, ठीक है। और आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, हमको पूरा ही बिगाड़ना पड़ेगा, ठीक है। यहीं पर बच्चे, यहां पर मैं एक पॉइंट और बता देता हूं कि जिन शब्दों में विसर्ग प्रयोग कर दिया गया है, किसका? विसर्ग का, ठीक है। जैसे अनुस्वार वाले क्या थे? अनुस्वार वाले तत्सम थे। तो विसर्ग वाले क्या होंगे? विसर्ग वाले भी तत्सम होंगे। विसर्ग वाले शब्द, विसर्ग वाले शब्द भी क्या होंगे? शब्द भी क्या होंगे? तत्सम होंगे, तत्सम होंगे। विसर्ग वाले शब्द भी क्या होंगे? तत्सम होंगे। एक बार रिवीजन करो। अनुनासिक, अनुनासिक तो तद्भव में आ जाएगा, लेकिन अनुनासिक का तत्सम रूप अनुस्वार है। अनुस्वार और विसर्ग तत्सम बनाएंगे, ठीक है। संयुक्त व्यंजन क्या करेंगे? तत्सम बनाएंगे। संयुक्त व्यंजन वाले वर्णों से बने शब्द क्या अधिकांशतः क्या होते हैं? तत्सम होते हैं बच्चे, तत्सम होते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो, यहां पर जैसे आ गया छत्र ज्ञासरा, ये क्या बनाएंगे? तत्सम बनाएंगे। ये द्या क्या बनाएगा? तत्सम बनाएगा। ये री क्या बनाएगा? तत्सम बनाएगा। या, वा, सा से शुरू होने वाले शब्द, या, वा, सा से शुरू होने वाले शब्द क्या बनाएंगे? तत्सम बनाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, आप इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फटाक से स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। एक भी पॉइंट नहीं छोड़ने हैं, एक भी पॉइंट आपको नहीं छोड़ने हैं, ठीक है। क्लियर है? जल्दी से। हाँ, तो ये हम हटा रहे हैं। यहीं पर एक पॉइंट और लिख लेंगे, यहीं पर एक पॉइंट और लिख लेंगे बच्चे। जो जिन शब्दों में ड़ा का भी प्रयोग हो, जिन शब्दों में ड़ा का प्रयोग होता है, देखो बहुत सी चीजें हमने छांट के रखी है जिनमें बच्चों को आसानी हो जाए तत्सम छांटने में। जिन शब्दों में ड़ा का प्रयोग हो वो भी अधिकतर क्या होते हैं? अधिकतर तत्सम होते हैं। जैसे आप कह दो कर्ण, क्या कह दो बच्चे? कर्ण कह दो। तो कर्ण क्या है? तत्सम है। यहीं पर आ जाएगा किरण, किरण क्या है? तत्सम है। किरण क्या है बच्चे? तत्सम है। किरण के साथ यहीं पर अगर गुण की बात करें तो गुण क्या है? तत्सम है। यानी जिन शब्दों में ड़ा का प्रयोग हो जाए वो भी क्या कहलाते हैं बच्चे? तत्सम कहलाते हैं। यहीं पर अगर आपसे पूछा जाए, यहीं पर अगर आपसे पूछा जाए जिन शब्दों के अंत में मां ध्वनि निकले, क्या ध्वनि निकले? अंत में। ये मां जो ध्वनि है ये स्वरहीन व्यंजन है, इसे हम ध्वनि कहते हैं। मां के नीचे अगर हलंत लगा दिया ये ध्वनि बन गई है, ठीक है। तो ये जो मां ध्वनि कहां निकले? शब्द के अंत में निकले। कहां बच्चे निकले? शब्द के अंत में निकले।
शब्द के अगर अंत में निकल रही हैं, ठीक है, मां ध्वनि शब्द के अंत में निकले तो वो भी शब्द आपके तत्सम हो जाते हैं। जैसे हम कह दें अग्निम, क्या कह दें? अग्निम। तो अग्निम क्या है? तत्सम है। अग्निम क्या है? तत्सम है। अगर हम कह दें यहीं पर दुग्धम कह दें, क्या कह दें बच्चे? दुग्धम। दुग्धम कह दें तो दुग्धम क्या है? दुग्धम में आपने ये ध्वनि लगा दी, ये क्या हो गया बच्चे? ये हो गया तत्सम। तो बच्चे बहुत सी चीजें हमने आपको यहां पर सिखा दी है, ठीक है। नमस्कार, नमस्कार, ठीक है। तो ये चीजें हो गई, तत्सम की हो गई। अब तत्सम आपको क्लियर हो गया होगा, पूरा का पूरा तत्सम पहचानना आपका क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं इसी में मैं ये हटा रहा हूं स्क्रीनशॉट, जिसको लेना है वो ले सकता है, ठीक है। अब भैया चलते हैं आगे की ओर। तो यहां पर आ गया है तद्भव, यहां पर क्या आ गया है? तद्भव, ठीक है। तो उत्पत्ति के आधार पर एक तो तत्सम था, फिर उसके बाद क्या था? तद्भव था। तद्भव का मतलब होता है तत्भव। तत्भव यानी उसके समान भावना निकले, बस उसके समान नहीं हो। तत्सम संस्कृत के समान, उसके मतलब अपनी जननी के समान। तद्भव का मतलब उसकी भावना, बस फील आ जाए कि ये वही चीज कही जा रही है जो संस्कृत में जिसका अर्थ कुछ और है, ठीक, वही चीज कही जा रही है। जैसे हम कह दें तद्भव, संस्कृत के जो शब्द परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं उनको हम तद्भव कहते हैं। संस्कृत के जो शब्द हिंदी के ज्यों के त्यों प्रयोग किए जा रहे हैं उन्हें हम तत्सम कहते हैं। तो तद्भव कैसे होते हैं भैया? जैसे हम कार्य कह दें, कार्य कैसा है? तो सर जी कार्य तो तत्सम है, तो तद्भव कार्य का क्या है? तो तद्भव क्या है? काम है। क्या है? काम है। और कार्य का ही तद्भव बच्चे अगर काज भी कह दें, काज, तो काज भी क्या है? तद्भव ही है, ठीक है। तो भैया कार्य का प्रयोग तो संस्कृत में हो रहा था, लेकिन क्या हुआ? ये परिवर्तित होकर, क्योंकि भाषा परिवर्तनशील है, सबसे पहले तत्सम संस्कृत पाली में आई, पाली से प्राकृत आई, प्राकृत से अपभ्रंश हुई, और अपभ्रंश के बाद हिंदी आ गई। यानी कार्य जो शब्द था वो सभी भाषाओं से गुजरता हुआ आखिरी में हिंदी में काम के रूप में प्रयोग होने लगा, ठीक है। तो इसलिए कार्य तत्सम है, क्योंकि ज्यों का त्यों रूप संस्कृत का लिया गया है। काम क्या है? काम तद्भव है, कार्य का ही मतलब काम होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? हाँ, वेरी गुड। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अभी ये तत्सम और तद्भव हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो तद्भव हो गया। तद्भव यानी अगर तत्सम आपने पहचान लिया तो तद्भव आपको पता ही चल जाएगा, ठीक है। एक और सरल चीज मैं बता दूं, बोलने में, लिखने में, दिखने में, बोलने में, लिखने में और दिखने में जो शब्द कठिन लगे, क्या लगे बच्चे? कठिन लगे, यानी इतना तो फील हम कर ही लेते हैं, जो शब्द बोलने में, दिखने में और लिखने में क्या लगे बच्चे? कठिन लगे, वो तत्सम होते हैं। वो किस श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं उन शब्दों को? तत्सम, क्योंकि संस्कृत भैया कठिन है, ऐसे आप जानते हो, ठीक है। तो जो शब्द बोलने, लिखने, दिखने में अगर सरल लग रहे हैं तो उनको आप किस श्रेणी में डाल दोगे? तद्भव वाली श्रेणी में डाल दो। एक तो ये अंतर हो गया, बड़ा इंपॉर्टेंट अंतर है। तो आप जल्दी से पहचानते हो कि भैया ये क्या है? तत्सम है, तद्भव है। तो जो शब्द लग रहा है कि उड़ंकी रा लगी है, री लगा है, आधा अक्षर कुछ बना है, तो वो आप कहां डाल दोगे? तत्सम में डाल दोगे। जो शब्द सरल लिख रहे हैं, जैसे हम कह दें आश्चर्य, हम क्या कह दें? आश्चर्य कह दे, तो आश्चर्य दिखा तो एक हो गया क्या? अचरज, अचरज, यार बड़ा अचरज हो गया हमें, अचरज हो गया। अचरज देखो कितना सरल लग रहा है, अचरज। आश्चर्य बोलने में कठिन लग रहा है ना, अचरज, आश्चर्य। तो ये शब्द हमने किस में डाल दिया? ये शब्द बच्चे हमने डाल दिया तत्सम में। अचरज हमने कहां डाल दिया? हमने तद्भव में डाल दिया। क्लियर है कि नहीं? जैसे हम कह दें गोधूम। अब देखो गोधूम क्या है? गोधूम केवल एक मात्रा लगी हुई इसमें, गोधूम हमने कह दिया। तो गोधूम
क्या है, तत्सम है। क्या है, तत्सम है। और इसी का गोधूम का अगर हम लें तो गेहूं, क्या आ जाएगा, गेहूं। और गेहूं में ये इन्होंने क्या लगा दी, ये इन्होंने लगा दी है उड़ंग, चंद्र बिंदी। और चंद्र बिंदी लगा दी है, ये अनुनासिक शब्द बन गया है। और अनुनासिक पहले नहीं था, संस्कृत में चंद्र की बिंदी का प्रयोग नहीं करते थे, इसलिए ये क्या है, ये तत्सम, सॉरी तद्भव है। ये क्या है बच्चे, तत्सम है। क्लियर है, बात इतनी समझ में आ गई है। चलो आगे की ओर चलते हैं, आगे की ओर चलते हैं। इतनी बात मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब देखो इतिहास उत्पत्ति स्रोत के आधार पर तत्सम तद्भव। आगे आ जाओ इसी में, आगे आ जाओ इसी में क्या होते बच्चे, इसी में देशज, देशज आ गया। देशज के बाद विदेशज, विदेशज के बाद बच्चे संकर। ठीक है, स्रोत इतिहास के आधार पर तत्सम तद्भव देशज विदेशज और संकर 5 प्रकार के शब्द होते हैं। 5 प्रकार के शब्द होते हैं। इन्हें भाई, इन्हें संकर को हम क्या कहते हैं, संकर को हम मिश्रित शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्रित शब्द भी कहते हैं। आप पहले तो संकर को ही समझ लिया जाए। चलो पहले सारे समझते हैं। जैसे देशज को हम क्या कहते हैं, देसी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, देसी शब्द कहते हैं, देसी शब्द कहते हैं। विदेशज को हम क्या कहते हैं, विदेशी कहते हैं। ये तो नॉर्मल सी जानकारी है, विदेशी कहते हैं। इन्हीं का एक दूसरा नाम क्या है, इन्हीं का दूसरा नाम आगत, आगत शब्द भी है। आगत शब्द के नाम से भी इनको हम जानते हैं। आगत शब्द के बारे में भी इनको हम जानते हैं कि आगत शब्द किसे कहते हैं, तो विदेशज को कहते हैं। ठीक है, अब देखो देशज क्या होते हैं। अब ऐसा होता है, देशज शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। वे शब्द बहुत ध्यान से समझो, इनकी परिभाषा आप कैसे लिखोगे। मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं और सीधा हम बात कर रहे हैं किसकी, बात कर रहे हैं हम देशज की, बात कर रहे हैं देशज की। तो देशज, ये शब्द हिंदी व संस्कृत के नहीं होते हैं, संस्कृत के नहीं होते हैं, लेकिन तब भी ये हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। तब भी ये क्या होते हैं बच्चे, हिंदी में प्रयोग होते हैं, हिंदी में प्रयोग होते हैं। अब इसका मतलब क्या है, ये सब ओरिजिनल जो तद्भव के थे उनको हम हिंदी के शब्द मानते हैं। तद्भव को क्या मानते हैं, हम हिंदी के शब्द मानते हैं। बात देखो, जितना समझ लोगे उतना अच्छा है। तत्सम को हम क्या मानते हैं, संस्कृत के शब्द हैं। ये कैसे शब्द हैं बच्चे, ये संस्कृत के शब्द हैं। लेकिन जो देशज शब्द हैं ये ना हिंदी के शब्द हैं ना संस्कृत के शब्द हैं। क्या होता है कि जब इनको कहते हैं देश में जन्मा, देशज मतलब देश में जन्मे शब्द हैं। अब देश में कैसे जन्मे हैं जो हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं, देशज शब्दों का प्रयोग हिंदी में किया जा रहा है। लेकिन ये कैसे बने हैं, जैसे आप अगर देखो राजस्थान की 4 बोलियां हैं, राजस्थान की 4 बोलियां हैं। देखो जितनी बातें आप समझ लोगे यही आपकी परीक्षा में काम आएंगी। जैसे इधर मारवाड़ी बोली जाती है, मारवाड़ी बोली जाती है, और इधर क्या बोला जाता है बच्चे, इधर ढूंढाड़ी यानी जयपुरी बोली जाती है, जयपुरी बोली जाती है। अब एक मित्र मारवाड़ी और एक मित्र जयपुरी, यहां पर आके दोनों मिले, ठीक है, यहां पर अगर आके दोनों मिले तो भाई इनको मारवाड़ी समझने में, जयपुरी वाले को मारवाड़ी समझने में दिक्कत हो रही है, मारवाड़ी को जयपुरी समझने में दिक्कत हो रही है। अब क्या होगा, अब दोनों को हिंदी में बात करनी होगी। अब दोनों ही क्या करेंगे, हिंदी को अपना सहारा बनाएंगे। भाई समझ में नहीं आ रही है तो कोशिश करेंगे कुछ तुम भी हिंदी बोल लो मारवाड़ी वाले, कुछ जयपुरी वाले भी कुछ हिंदी बोल लो। तो उस हिंदी के चक्कर में, हिंदी बोलने के चक्कर में कुछ ऐसे शब्द बन जाते हैं जो देश में ही जन्मे होते हैं, ना कि मारवाड़ी के होते हैं, ना कि जयपुरी के होते हैं, ना ही तद्भव यानी संस्कृत से आए हुए शब्द होते हैं, वो वहीं पर जन्म हो जाते हैं। जैसे मनगढ़ंत शब्द बना लेते कभी कभी, अपने अंदर जो शब्द आ रहा है उसको बोल दिया, उसका एक अर्थ भी समझने लगे। तो ऐसे शब्द देश में जन्मे होते हैं। जैसे हम कह दें क्या, गड़बड़, क्या कह दें, गड़बड़, यार गड़बड़ ना करो। ये शब्द कैसा है, ये शब्द हिंदी का, सॉरी देशज है, देशज। पेट बन गया, पेट, पेट कैसा शब्द है, देशज शब्द है। जैसे हम कह दें लड़का, लड़का कैसा शब्द है, देशज शब्द है, देश में जन्मा है लड़का। ठीक है, तो ये सारे जो आप ये समझ लो जो ना हिंदी के हैं ना संस्कृत के हैं, यानी जो देश में जन्मे शब्द हैं उन्हें हम देशज कहते हैं। जैसे कह दें डिबिया, डिबिया,
तो डिबिया तद्भव नहीं है, ये डिबिया क्या है बच्चे, डिबिया क्या है, देशज है। जैसे कह दें डिब्बा कह दें, पगड़ी कह दें, क्या कह दें बच्चे, पगड़ी कह दें, तो पगड़ी कैसा शब्द है, पगड़ी देशज शब्द है। और ये सब जो हम लिख रहे हैं ना ये इंपॉर्टेंट बहुत है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट बहुत है। जैसे कह दें म्याऊं म्याऊं, म्याऊं म्याऊं क्या है, देशज शब्द है। बना लिया म्याऊं म्याऊं, बिल्ली म्याऊं म्याऊं बोल रही थी तो भैया सभी लोग म्याऊं म्याऊं कहने लगे। भौं भौं, कुत्ते की आवाज निकालने लगे, भौ भौ क्या है, देशज शब्द है। ठीक है, तो बात इतनी समझ में आ गई आपको, क्लियर है। अब इसी के साथ विदेशज शब्द क्या है, तो जो विदेशज शब्द की पहचानने की एक कला है भैया, विदेशज शब्द हम पहचान सकते हैं आसानी से। कैसे, विदेशज शब्द सर जी बताओ क्या होता है। जो विदेशज शब्द होते हैं यानी विदेश में जन्मे, विदेश में जन्मे ना, संस्कृत से वे शब्द, देखो ऐसे समझो, संस्कृत व हिंदी व देशज को छोड़कर, देशज को छोड़कर जो शब्द विदेशी जगहों से भारत में आए हैं, या भारत में प्रयोग होने लगे हैं, आए हैं या भारत में प्रयोग होने लगे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। विदेशज शब्द कहते हैं, विदेशज शब्द कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, विदेशज शब्द कहते हैं। संस्कृत व हिंदी व देशज को छोड़कर, ठीक है, अन्य सीमाओं से जो अपनी सीमा में जो शब्द आ गए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रवेश किए हैं, उन्हें हम विदेशज कहते हैं। ठीक है, अब ये विदेशज कैसे आ गए, क्योंकि पहले हम जब भी जाते हैं कि पहले अब अगर पास्ट की, भूतकाल की बात करें तो हमारे ऊपर किसका शासन था, विदेशियों का शासन था। ठीक है, और उसके बाद मुगलों का शासन था, तो मुगलों की भाषा थी वो भारत पर हिंदी में अब तब्दील हो गई। और इसी के साथ इंग्लिश, जब हमारे ऊपर शासन किया अंग्रेजों ने तो अंग्रेजों की भाषा अंग्रेजी थी। ठीक है, तो अंग्रेजी के कुछ शब्द सीधे के सीधे कहाँ आ गए, हिंदी में आ गए। ठीक है, तो उनको भी हिंदी में ही ज्यों के तो प्रयोग कर रहे हैं, तो वही इंग्लिश के हैं लेकिन हिंदी में चलन बन गया। उनका हिंदी मीनिंग निकाला जाए तो बहुत बड़ा निकलता है। ठीक है, जैसे आप कहते हो डॉक्टर, ठीक है, तो डॉक्टर क्या है, अब एक चीज समझ लो, आगत व्यंजन आप लोगों ने सुना है कि नहीं, आगत व्यंजन, आगत व्यंजन आपने सुना है, इनको पहचानेंगे कैसे। आगत व्यंजन वो होते हैं जिन व्यंजन के नीचे नुक्ता बिंदी लगी होती है। जैसे आपसे कह दें ये फा है, फा के नीचे क्या लगी है, नुक्ता बिंदी लगी है। जा लगा है और जा के नीचे क्या लगी है, नुक्ता बिंदी लगी है। आ है और आ के नीचे क्या लग दिया, नुक्ता बिंदी लगा दी है। बिंदी जहां पर नीचे, जिन शब्दों में ऐसे वर्ण मिल जाएं जिनके नीचे बिंदी लगी हो, कंफर्म हो गया कि क्या है भैया, विदेशज हैं, विदेशज हैं, कंफर्म हो गया। ठीक है, तो बात समझ लेना, आगत व्यंजन से बने शब्द, आगत व्यंजन से बने शब्द हमेशा किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, तो विदेशी शब्द कहलाते हैं, यानी विदेशज शब्द के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है। और एक चीज समझे, यहीं पर आगत व्यंजन की अगर बात कर ली, यहीं पर अगर बात करें आगत व्यंजन, आगत स्वर की, तो आगत स्वर क्या होता है, सभी बच्चे जानते हैं कि जो आगत स्वर होता है वो ये होता है, यानी जिन शब्दों में केवल चंद्र बिंदी ना हो। देखो, चंद्र बिंदी अगर होगी तो वो किस में चले जाएंगे, चंद्र बिंदी होगी तो तत्सम तद्भव में चले जाएंगे। चंद्र बिंदी होगी तो तत्सम में चले जाएंगे। केवल बिंदी होगी जिन शब्दों में, तत्सम में चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन केवल अगर चंद्रमा होगा तो किस में आ जाएंगे, विदेशज में आ जाएंगे। किस में, विदेशज में। जैसे हम कह दें डॉक्टर कह दें तो डॉक्टर के ऊपर चंद्र लगा होता है, ये कैसा शब्द है, तो विदेशज है। कैसा शब्द है, विदेशज है। जैसे हम कह दें कॉपी, क्या कह दें बच्चे, कॉपी, ये कॉपी कैसा शब्द है, विदेशज है। कैसा है, विदेशज है, केवल चंद्र आ गया। ठीक है, यहीं पर कह दें टॉफी, क्या कह दें, टॉफी, टॉफी में ये देखो चंद्र दिख गया। आगत स्वर का प्रयोग हुआ है टॉफी में, आगत स्वर का प्रयोग हुआ है कॉपी में, आगत स्वर का प्रयोग हुआ है डॉक्टर में। यहां पर हम बॉटल भी कहते हैं, बॉटल, तो बॉटल क्या है भैया, बॉटल क्या है, बॉटल किस में आ जाएगा, विदेशज में आ जाएगा।
भाई जब अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेज लोग क्या कहते थे, अंग्रेज लोग कहते थे ऑफिसर ऑफिसर बुलाते थे, लेकिन हमारे जो पूर्वज होते थे वो कुछ और सुन लेते थे। ऑफिसर, वो कहते थे ऑफिसर को बुलाया जाए, तो ये लोग सुनते थे अफसर, तो ऑफिसर से इनको सुनाई क्या पड़ा, अफसर, तो ये अपने चलन में बोलचाल करने लगे अफसर अफसर। तो अफसर क्या है, अफसर क्या है, अफसर बच्चे अंग्रेजी का शब्द है। हिंदी में जो प्रयोग किया जा रहा है विदेशज शब्द है अफसर। ठीक है, यहीं से ही हम कह दें लैंटर्न कहा जाता था। अंग्रेज लोग लैंटर्न बोलते थे, लेकिन जो हमारे पूर्वज वो सुनते थे यार लैंटर्न क्या है, नहीं लालटेन कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, लालटेन कह रहे हैं, तो लैंटर्न को धीरे से कन्वर्ट करके लालटेन कहने लगे। तो लालटेन क्या है, लालटेन हिंदी का नहीं है, लालटेन विदेशज शब्द है। ठीक है, जैसे कैप्टन कैप्टन कहते थे, तो हमारे लोगों के यहाँ क्या सुनते थे, कप्तान, क्या कह रहे हैं, कप्तान कर रहे हैं, तो कैप्टन से कप्तान बना, ऑफिसर से अफसर बना। ठीक है, तो ये सारे शब्द हैं, जैसे लैंटर्न से लालटेन बना, तो ऐसे सारे शब्द भी किसमें रखे जाएंगे, क्रिकेट किसका है, अंग्रेजी का है। ठीक है, विदेशज शब्द है। तो विदेशज शब्द मुख्यतः मैं बता दूं, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूं, तो समझ गए होगे। तो संकर का भी एक बार समझ लेते हैं, अभी पूरा रिवीजन फिर करवाएंगे, शब्द अलग अलग शब्द भी लाए हैं जिनसे आप समझ में आएंगे क्या कैसे होगा। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। संकर को मिश्रित कहते हैं, संकर को क्या कहते हैं, मिश्रित कहते हैं, यानी दो भाषाओं के मेल से बने शब्दों को, दो भाषाओं के मेल से बने शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। इसीलिए दो भाषाओं के मेल से बने शब्द थे, तो इसलिए हम इन्हें मिश्रित शब्द भी कहते हैं। मिश्रित शब्द कहे या संकर शब्द कहे, आप तुरंत समझ जाओगे कि ये संकर शब्द है। जैसे कह दे बम ब्लास्ट, क्या कह दे, बम ब्लास्ट, बम ब्लास्ट। ठीक है, ये क्या हो गया, अरबी हो गया। ये क्या हो गया बच्चे, ब्लास्ट, ब्लास्ट क्या हो गया, ब्लास्ट क्या हो गया, ब्लास्ट अंग्रेजी हो गया, ये अंग्रेजी से बन गया, अंग्रेजी, और बम फारसी से होता है, या सॉरी अरबी से, अरबी, अरबी शब्द है, तो बम ब्लास्ट हो गया। तो बम ब्लास्ट क्या कहेंगे, सर जी बम अरबी था, ब्लास्ट अंग्रेजी है। ठीक है, तो ये अरबी और अंग्रेजी से बना हुआ है बम ब्लास्ट, संकर शब्द के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा, जैसे हम कह दें छायादार, छायादार, जिसमें दार क्या है बच्चे, फारसी है, दार क्या है, फारसी है, दार क्या है, फारसी है। छाया कैसा है, तो छाया है संस्कृत का, छाया कैसा है बच्चे शब्द, छाया है संस्कृत का, तो छायादार शब्द कैसा हुआ, संकर हुआ। छायादार कैसा हुआ, संस्कृत हुआ। जैसे हम कह दें रेलगाड़ी, रेल गाड़ी, रेलगाड़ी कह दिया, तो रेल क्या हो गया, इंग्लिश का हो गया, गाड़ी हिंदी का हो गया, रेल इंग्लिश, गाड़ी हिंदी, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी क्या बन गया बच्चे, संकर। दो भाषाओं के मेल से बने शब्द, जैसे नेक नियत कह दें, नेक नियत, ये कैसा है, संकर शब्द है, ये कैसा है, संस्कृत शब्द है। पानदान कह दें, पान दान, दान क्या है, फारसी, पान क्या है, हिंदी, तो पानदान क्या हो गया, पानदान क्या हो गया बच्चे, संकर शब्द हो गया। ठीक है, कैसा हो गया, संकर शब्द हो गया। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, क्लियर है। हाँ, तो ये चीज हो गई है। तो बहुत सी चीजें आज देखो, सुनने वाली कक्षा है, तो जितना आप समझ लेंगे उतना आपको मजा आएगी। और ठीक है, अब आगे आ जाओ। यहां पर देखो, जैसे हमने अभी एक यहां पर चीजें बताई थी, क्या बताई थी कि यहां पर जो तत्सम है वो तद्भव कैसे बने थे, तत्सम जो है वो तद्भव कैसे बने थे, उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तत्सम तद्भव कैसे बने थे। तत्सम संस्कृत का शब्द था, तत्सम किसका शब्द था, संस्कृत का शब्द था, जो आगे चलकर पाली हुआ, पाली से आगे चलकर प्राकृत में चेंज हुआ, प्राकृत आगे चलकर किस में चेंज हो गया बच्चे, अपभ्रंश में, अपभ्रंश में चेंज हो गया, और अपभ्रंश आगे चलकर पुरानी हिंदी मिल गई, और पुरानी हिंदी से हमें क्या मिल गई बच्चे, हिंदी मिल गई, और हिंदी में यानी हम तद्भव ढूंढ लिए। ठीक है, तत्सम का हिंदी रूप तद्भव है, तत्सम संस्कृत रूप है, संस्कृत से पाली प्राकृत अपभ्रंश पुरानी हिंदी, हिंदी यानी तद्भव आ गया। ठीक है, जो शब्द बदल कर आ जाते हैं उन्हें हम तद्भव कहते हैं। ठीक है, जो शब्द संस्कृत के रूप में है उन्हें हम तत्सम कहते हैं। यही चीज आपको बच्चे आगे समझाई गई है, इसी को थोड़ा ध्यान से समझ लेना आप लोग। ठीक है, जैसे ये आपको दिख रहा है, संस्कृत में उज्ज्वल बोला जा रहा था,
संस्कृत में क्या बोला जा रहा था? उज्जवल बोला जा रहा था, जिसे आगे चल के उज्जल कहने लगे। यहां से वाह क्या हो गया? लुप्त हो गया। उज्जवल संस्कृत का है। ये जैसे आपसे कभी उज्जवल लिखने को कहें तो ये भैया उज्जवल आपका बिल्कुल सही है। ये उज्जवल आपका क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये उज्जवल आपका आधी जा दो होती है, इसमें पूरी जा लग गई है। ठीक है, ये समझ लो आप। अब इसके बाद ये यहां से वाह चला गया और यहां बच गया उजला। ठीक है, तो ये था तत्सम, ये था तत्सम, और ये उजला क्या है? ये तद्भव है। हिंदी है, हिंदी मतलब तद्भव, संस्कृत मतलब ये तत्सम है, तत्सम। और ये क्या है? ये तद्भव है। ये क्या है बच्चे? तद्भव है। क्लियर? अब देखो, कर्पूर था, संस्कृत में कर्पूर था, कपूर कहने लगे। धीरे धीरे लोग कर्पूर को गलत सुन सुन के कपूर, और ये गलती जानते हो 1 वर्ष 2 वर्ष में नहीं होती है, 100 200 साल में होती है ये गलती। ठीक है, 200 साल में किसी ने सुन लिया और फिर वही भाषा चलने लगी उधर कि कर्पूर को कपूर कहने लगे, कपूर कपूर कहने लगे प्राकृत भाषा में। और आप देख रहे हो कि संस्कृत से प्राकृत भाषा में गैप जो है वो लगभग 1000 सालों का है। कितने सालों का? 1000 सालों का है। तो उतने में तो कोई शब्द तो बदलने बिल्कुल स्वाभाविक है कि वो शब्द बदल जाएंगे। तो कर्पूर से कपूर कहने लगे, फिर कपूर कहने लगे। ये भी आधा पा था, वो भी चला गया, कपूर आ गया। तो कपूर तद्भव है, कर्पूर क्या है? तत्सम है। संध्या, संध्या संस्कृत में शब्द था संध्या, लेकिन वो संध्या संझा बन गया कि कब? प्राकृत में। 1000 सालों बाद संझा कहने लगे लोग, और 1000 सालों बाद सांझ कहने लगे। सांझ है, संझा 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 संझा, कई वर्षों तक चला संझा संझा, उसे सांझ सांझ हो गया, सांझ सांझ। तो ये सांझ बन गया हिंदी में, ये तद्भव है। भावना वही निकल रही है, संध्या यानी शाम का समय, सांझ यानी शाम का समय, भावना वही निकल रही है। तभी तो कहते हैं तत्भव, तत्भव, तद्भव हो जाता है, उसके भावना निकले, यानी जो शब्द ये कह रहा है वही शब्द ये कह रहा है। ठीक है, हस्त, हस्त धीरे से कन्वर्ट हुआ हथ में, हथ बन गया हाथ, हथ बन गया हाथ। क्लियर है? तो ये चीज आपको समझ में आ गई है कि कैसे ये भैया संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से हिंदी आते आते जो शब्द बदल जाते हैं, अपना परिवर्तित कर लेते हैं शब्द, अपना जो दिखने में भी पूरे परिवर्तित हो जाते हैं, उन्हें ही हम तद्भव कहते हैं। बस इतनी सी बात है। अब बच्चे आगे चलते हैं जल्दी से। और आज ना शब्दों पर पूरा एक एक शब्द याद करना, और जो शब्द हमने लिए हैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये समझ लीजिए बड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले देशज शब्दों की बात कर लें, और जितने शब्द यहाँ पर हम लेके आए हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट शब्द हैं। जैसे कह दे थैला, थैला ना संस्कृत का है, थैला ना तद्भव है, हिंदी का है। थैला देश में जन्मा शब्द है। थैला, थैला लेके मार्केट चले जाओ। ठीक है, गड़बड़, गड़बड़ क्या है? गड़बड़ कर दी यार तुमने, हम कहते हैं गलत कर दिया, और कुछ लोग जानते हो क्या कहते थे? गड़बड़ हो गया यार, गड़बड़ कर दिया, तो आज तो गड़बड़ हो गया। तो गड़बड़ क्या है? देश में जन्मा है। पेट, पेट निकल रहा है, पेट क्या है? पेटी, पेट से बना है पेटी। पगड़ी, पगड़ी, पगड़ी जो सर पर रखी जाती है, देशज है। याद कर लो, इसी में से फंसना है, इसी में से फंसना है। लड़का, लड़का कैसा है? लड़का कैसा है शब्द बच्चे? तो लड़का है देशज, देशज, देश में जन्मा है। म्याऊ म्याऊ, म्याऊ म्याऊ आ जाए, यानी इसका मतलब है जानवरों की कोई आवाज आ जाए, म्याऊ म्याऊ, भौ भौ, हिन हिन हिन, हिन हिनाने की आवाज आ जाए, तो वो कैसा है? देशज है। हमने सुन लिया कुत्ता इसे भौंकता है, भौ भौ करने लगे। भौ भौ ना करो ज्यादा, यहां पर भौ भौ ना करो आप, ठीक है? दूसरी जगह भौ भौ करो जाके, ठीक है? और जैसे डरने वाली, देखो म्याऊ म्याऊ की आवाज हो गई इनकी, म्याऊ म्याऊ दब के बोल रहे हैं, म्याऊ म्याऊ करने लगे हमारे सामने। अभी बहुत बोल रहे थे ये हमसे, अब म्याऊ म्याऊ कर रहे हैं। तो म्याऊ म्याऊ क्या कहीं था? नहीं था, हम लोग अपने हिसाब से बना लिए म्याऊ म्याऊ, मनगढ़ंत बना लेते हैं। ठीक है, भौ भौ कर रहे हैं, देखो यार इधर भौ भौ ना करो, उधर जाओ यार डिस्टर्ब हो रहा है, भौ भौ ना करो। तो शब्द है, शब्द मतलब यहां हमको डिस्टर्ब ना करो, भौ भौ ना करो। तो भौ भौ क्या है? भौ भौ देश में जन्मा शब्द है। खटखटाना, खट 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 की आवाज आई, कह दिया खटखटाओ नहीं। ठक ठक, भाई हम लोग आवाज से अपना शब्द बना लेते हैं। खटखट खटखट कर रहे हैं तो हम लोग कहने लगे खटखटाओ नहीं, इधर उधर जाओ। तो खटखटाना क्या है? देशज है। कटोरी, डिब्बा, ठुमरी, लोटा, लोटा लेके जाते हैं लोग बाहर, ठीक है? तो लोटा क्या है? लोटा क्या है? लोटा देशज है। याद कर लो, इससे बाहर परीक्षा में नहीं आएगा, ये बिल्कुल कंफर्म है, याद कर लो इसे। मैत्री, लोटा,
ठेस, ठेस पहुंचा दी तुमने, हमको दुखी कर दिया, ठेस पहुंचा दी। खिचड़ी, यहां तो खिचड़ी के नाम से एक त्योहार भी होता है। खिचड़ी ना हिंदी का है ना संस्कृत का है, खिचड़ी पका दी, बहुत बातें हो, खिचड़ी ना पकाओ। तेंदुआ, तेंदुआ क्या है? हिंदी और देशज है। कलाई, गाड़ी, जूता, चषक, चिड़िया, डिबिया। इनसे यही बस है, याद नोट कर लो इनको। ठुमरी, लोटा, ठेस, खिचड़ी, तेंदुआ, डिबिया, चिड़िया। चिड़िया, चिड़िया पंछी होता है भाई, पंछी होता है संस्कृत का शब्द, ये पक्षी होता है संस्कृत का। और अगर तद्भव में बात करो तो तद्भव में तो पंछी होता है, ठीक है। तो पंछी, चिड़िया एक नाम दे दिया, चिड़िया, छोटी वाली चिड़िया है, ठीक है। तो चिड़िया हो गया। तो बच्चे आपको बात समझ में आ रही होगी, चिड़िया देशज है, डिबिया देशज है, चषक, जूता, गाड़ी, कलाई, याद कर लो। उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे की ओर और फटाक से चलते हैं भाई, ये लो आगे की ओर। अब यहां पर हम लोग सीखेंगे विदेशज शब्द। विदेशज में आपको सबसे पहले दिख रहा है विदेशी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। विदेशी शब्द मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चे मेरे मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं विदेशज यानी विदेशी शब्द। कौन से शब्द? विदेशी शब्द मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के। कौन कौन से मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं बच्चे? तो आप देखो, पहला वाला आ गया है कौन सा? फारसी। पहला कौन सा है? फारसी, ठीक है। और फारसी की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं इसके शब्द, यानी 3500 शब्दों का हिंदी में प्रयोग हो रहा है। 3500 शब्दों का, फारसी के 3500 शब्दों का हिंदी में प्रयोग हो रहा है। तो सबसे अगर यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विदेशी भाषाओं में ऐसी कौन सी भाषा है जिसका प्रयोग सबसे ज्यादा प्रचलित है हिंदी में? तो आप तुरंत आंसर करोगे फारसी। लगभग कितने शब्द हैं? तो आंसर करोगे 3500 शब्द हैं। याद रखना कितने शब्द हैं? 3500 शब्द हैं बच्चे। दूसरे नंबर पर आ जाता है अंग्रेजी। दूसरे नंबर पर क्या आता है? अंग्रेजी। यानी अंग्रेजी के कितने शब्द हैं? तो अंग्रेजी के बच्चे हैं 3000। लगभग 3000 शब्दों का प्रयोग हिंदी में कर रहे। अफसर, ऑफिसर से अफसर बन गया। कप्तान, कैप्टन से कप्तान बन गया। क्रिकेट का वही नहीं जानते, बैट बल्ला कहते हैं हिंदी में, है ना। लेकिन बैट बल्ला क्या? देशज है। बैट बल्ला, बल्ला क्या है? देशज है। अंग्रेजी में बहुत क्रिकेट है, जैसे बहुत से शब्द हैं। ट्रेन हो गया, ट्रेन क्या है? सील हो गया, इंग्लिश है, ठीक है। सील बंद कहते हैं, तो सील बंद तो शंकर हो गया, बंद हो गया फारसी, और सील हो गया इंग्लिश, तो शंकर हो गया वो, ठीक है। तो अंग्रेजी में इतने। अब इसी के बाद बच्चे, हाँ, अरबी में लगभग कितने हैं? तो याद कर लो, अरबी में 2500 शब्दों का प्रयोग किया गया है। लगभग 2500 शब्दों का प्रयोग किया गया है। आपसे पूछा जाए विदेशज और विदेशी में मुख्यतः कितने शब्द होते हैं जो लगभग ज्यादा तौर पर यूज किए गए हैं? ज्यादा, अधिकतर मिल जाएंगे। हम लोग अधिकतर अपनी हिंदी में यूज ही करते हैं। तो फारसी, अंग्रेजी और अरबी, ठीक है। सबसे ज्यादा फारसी शब्दों को प्रयोग करते हैं। हम जानते नहीं, दुकान कह देंगे, दुकान खोलो, दुकान क्या है? फारसी है, ठीक है। दुकान, आदमी कह देंगे तो आदमी क्या है? फारसी है, ठीक है। भाई फारसी का हम सबसे ज्यादा, हमको पता नहीं चलता ये फारसी शब्द है, बस इसीलिए तो ये शब्द बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो फारसी का हम सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। बोलते हैं हिंदी है, लेकिन हिंदी में ही वो उन फारसी शब्दों को हमने हिंदी ही मान लिया है। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? चलो, बहुत बढ़िया। लाइक का बटन दबाते जाओ बच्चे। लाइक हम नहीं कहते हैं, तो इसका मतलब आप सभी थोड़ा सा ध्यान दिया करो, ठीक है, इन सब चीजों में। और जो बचे हुए शब्द हैं ना, वो आपके सामने भी आ गए हैं। बचे हुए जो कम प्रचलित हैं, कम विदेशी शब्द हैं ऐसे जो हिंदी में आ गए हैं लेकिन कम प्रचलित है, हिंदी में ज्यादा बोलचाल नहीं है। वो कौन कौन से हैं? तुर्की के शब्द भी आ गए हैं, तुर्की के शब्द भी आ गए हैं। तुर्की के शब्द भी हिंदी में प्रयोग। पश्तो एक भाषा है, पश्तो के भी आ गए हैं। पुर्तगाली के भी आ गए, क्योंकि पुर्तगालियों ने भी शासन किया है, तो पुर्तगाली के 1-2 शब्द रह गए हिंदी में। फ्रांसीसियों ने, फ्रेंच ने अपने यहां शासन किया है, तो फ्रेंच के शब्द रह गए। डचों के शब्द भी रह गए, रूसी के शब्द हो गए, चीनी के शब्द हो गए, जापानी के। इतने और भी शब्द हैं जो हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, बस जानते नहीं है कौन सा शब्द जापानी है, कौन सा डच है, कौन सा चीनी है। वही जान लेंगे, वही परीक्षा में पूछा जाएगा, आप आंसर कर दोगे, और उतने ही हम बताएंगे यहां पर जितने पूछे जाएंगे परीक्षा में, और कोई बात नहीं होगी, ठीक है।
तो तुर्की, पश्तो, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, फ्रेंच, डच, रूसी, चीनी, जापानी, ये भी ऐसे विदेशी शब्द हैं जो हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, जो हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। बात बच्चे इतनी समझ में आ गई है। अब सीधा चलते हैं शब्दों के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि कक्षा तो इंपॉर्टेंट है, शब्दों को तो जानना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले आते हैं अरबी। तो अरबी में बच्चे, अरबी में आपको समझना है कि अरबी में दुनिया, दुनिया कैसी है? दुनिया हम कहते नहीं यार बहुत खराब दुनिया है, बहुत खराब दुनिया है। दुनिया कैसा है? अरबी है। हम बहुत बोलते हैं अरबी दुनिया, ठीक है। दुनिया कैसा है? अरबी है। दुनिया कैसा है? अरबी है। अब यहीं पर आ गया नतीजा। आज नतीजा निकलने वाला है। नतीजा कैसा है? अरबी है। नहर, नहर कैसी है? नहर कितना बोलते हैं नहर। आज चलो नहरिया में नहाए चल के, नहर में नहाए चल के, ठीक है। तो नहर क्या है? अरबी से लिया हुआ शब्द है, हिंदी में प्रयोग किया जा रहा है। नहर कैसा है? अरबी है। यहां पर देखो मुहावरा, मुहावरा अरबी है। ध्यान रखो मुहावरा कैसा है? अरबी है। ये कुछ शब्द मैं लेकर आया हूं और सारे शब्द क्या है? बेहद इंपॉर्टेंट है बच्चे, बेहद इंपॉर्टेंट है। इनको बिल्कुल ध्यान रख के आप थोड़ी देर के लिए देख जाओगे तो सब याद हो जाएगा, कंफर्म है, सब याद हो जाएगा। दुकान अरबी है। दुकान कैसा है? अरबी है। हिम्मत अरबी है। ईमान अरबी है। ईमान के बाद दवा, दवा भी अरबी है, ठीक है। अभी स्क्रीनशॉट लेने का टाइम देंगे आपको। दावा, दावा कर दिया है तुमने, दावा ठोक दो इसके ऊपर। दावा क्या होता है? अरबी है, ठीक है। औसत पढ़ते हैं ना, मैथ में भी तो औसत पढ़ते हैं, हमको तो याद हो गया। औसत कैसा है? अरबी है। आप भी गणित पढ़ते हो तो औसत याद हो गया होगा। क्या है? अरबी है बच्चे, अरबी है। आदमी अरबी, आदमी कैसा है? अरबी। अदालत अरबी है, अदालत अरबी है। किताब अरबी है, किताब अरबी है। जुलूस अरबी है। तारीख, तारीख पे तारीख कैसा है? तारीख अरबी है। क्लियर है? तारीख कैसा है? अरबी है। हकीम अरबी है। जगह जगह पर जाते हो हकीम के पर्चे लगे होते हैं। आज से समझ लो हकीम शब्द मिले, अरबी है, ये अरबी आदमी है हकीम। हकीम कैसा है? अरबी आदमी है। भैया थोड़ी देर के लिए याद कर लोगे, आपकी परीक्षा में आंसर सही हो जाएगा। हमेशा के लिए छुट्टी, ठीक है। तो याद करो। हलवाई, काम करने जब भी हलवाई आए, यार हलवाई तो अरबी है, हलवाई तो अरबी है, अरबी है हलवाई। और मुसाफिर, मुसाफिर आने वाले, ठीक है। तो मुसाफिर कैसे हैं? अरबी हैं। मुसाफिर। मुकदमा, आज से मुकदमा चलने लगेगा, यार लड़ाई मत करो मुकदमा लग जाएगा। मुकदमा कैसा है? अरबी है। नकल, नकल तो हम लोगों का जन्म सिद्ध अधिकार है, नकल नहीं करे परीक्षा पास नहीं होगी। नकल कैसा है? अरबी है। हुक्म कैसा है? अरबी है। अल्लाह, अल्लाह कैसा है? इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया अल्लाह कैसा शब्द है, तो अरबी है। अल्लाह कैसा शब्द है? अरबी है, ठीक है, अरबी है। क्लियर है बच्चे? अरबी है। फिर से एक बार देखता हूं। दुनिया, नतीजा, इंपॉर्टेंट बहुत है, इनसे ही पूछा जाएगा, इनके सिवा कुछ नहीं पूछा जाएगा। बड़े इंपॉर्टेंट शब्द आपके लिए मैं लेकर आ गया हूं, बड़ा छाटने में लगा है समय, और ये सारे के सारे मैंने प्रीवियस ईयर से ही निकाले हुए वही शब्द मैं लेकर आया हूं जो बार बार पूछे जा रहे हैं। दुनिया, नतीजा, नहर, मुहावरा, दुकान, हिम्मत, ईमान, दवा, दावा, औसत, आदमी, अदालत, किताब, जुलूस, तारीख, हकीम, हलवाई, मुसाफिर, मुकदमा, नकल, हुक्म, अल्लाह। ये सारे कैसे हैं? तो ये सारे बच्चे याद रख लो, ये सारे के सारे शब्द अरबी हैं। चलो दूसरे शब्द भी देख लेते हैं, इतने इनफ हैं, इतने पर्याप्त हैं। अरबी के यही प्रश्न, यही शब्द परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, हर बार पूछे जा रहे हैं, इनको याद रखना है, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। फारसी के कुछ शब्द देखने हैं, फारसी के कुछ शब्द देखने हैं। भैया देखो, आबरू, आबरू कैसा है? फारसी। ऐसे समझो कि फारसी, हम पहुंच गए हैं मुगलों के शासन में, हम पहुंच चुके हैं मुगलों के शासन में। अब मुगलों के शासन में जाकर हम कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? आबरू, अपना आबरू बचा लो। कहते नहीं है, राजा लोग कहते होंगे, अगर पुरानी पिक्चरें देखते हो तो आबरू का शब्द आता है। आप देखो यहां पर आबरू आ गया, यहां पर आ गया शादी, शादी में चलो, शादी, बारात नहीं, शादी। शादी कैसा है? शादी फारसी है। शादी कैसा है? सरदार, सरदारों के सरदार फारसी है। सरदार होते थे मुगलों में, क्या होते थे? सरदार बनाए जाते थे। सरदार क्या है? फारसी शब्द है। भाई मुगलों की दरबारी भाषा फारसी थी, इसीलिए कुछ फारसी के शब्द कहां आ गए हैं? हिंदी में बोले जा रहे हैं। साल, साल कैसा है? फारसी। जादू, जादू कैसा है? फारसी। कमीना, इश्क, कमीना, कमीना कैसा है? फारसी है, याद रख लो, फारसी। कमीना कैसा है? फारसी है। कमीना कैसा है? फारसी है। आतिशबाजी, आमदनी,
आबरू, शादी, सरदार, साल, जादू, कमीना, आतिशबाजी, आमदनी कैसे हैं? फारसी हैं। कुछ और देखो, आराम, बड़ा आराम मिल रहा है। राजा राजा अकबर आप आराम कर लीजिए, आराम फरमाइए। आराम कैसा है? आराम कैसा है? आराम फरमाएंगे, राजा लोग आराम फरमा रहे हैं। आराम कैसा है? आराम फारसी है, फरमा रहे हैं फारसी। गुलाब, भाई गुलाब देते थे कौन? सलीम। सलीम किसको गुलाब देते थे? लिखकर आप बताइए। गुलाब कहाँ का है? फारसी शब्द है गुलाब। गुलाब कैसा है? फारसी। जलेबी, जलेबी बाई, जलेबी बाई, ठीक है। तो जलेबी क्या है? फारसी है, फारसी है। तनख्वाह, तनख्वाह बट्टी थे, कहते थे सबसे ज्यादा तनख्वाह प्रणाली किसने चालू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने तनख्वाह देना शुरू किया था, याद है आपको? 2.5 लाख सैनिक थे उनके। दरबार, दरबारी भाषा अगर कहेंगे तो दरबार भी तो फारसी है। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान कैसे शब्द है? फारसी शब्द है। हिंदी फारसी का है, हिंदू फारसी का है, हिंदुस्तान फारसी शब्द है। भैया फारसी से बना हिंदी। किसमिस बहुत पूछा जाता है, किसमिस कैसा शब्द है? आफत, यार आफत आ गई, आफत आ चुकी है। दिल बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, दिल आ गया। दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानूं। दिल कैसा है? दिल है फारसी। गुलाब कैसा है? फारसी। दरबार कैसा है? फारसी। तनख्वाह कैसा है? फारसी। किसमिस फारसी है। किसमिस कैसा है? फारसी है। चेहरा, 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 चेहरा हम क्या कहते हैं? चेहरा, चेहरा क्या है? फारसी है। चेहरा, खामोश हो जाओ, शत्रुघ्न सिन्हा का डायलॉग है ये, कैसा है? फारसी है। ठीक है, आगे आओ, आगे आ जाओ भाई। ठीक है, सारे एक बार देखेंगे जरूर। गवाह, गवाह के बाद बारिश, बारिश के बाद मकान, मकान के बाद मजदूर, मजदूर रंग, रंग के बाद सरकार, सरकार के बाद चालाक, सरकार के बाद कौन से हो गए? चालाक हो गए बच्चे। अब अंग्रेजी के कुछ शब्द हैं जिनको हम ऐसे ही देख लेते हैं। अंग्रेजी के शब्द देख लो भाई जल्दी से। हाँ, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, मैं सोच रहा हूं उसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। इतने शब्द आपको पता होने चाहिए, जैसे मजदूर हो गया, मकान हो गया, सरकार हो गया, चालाक हो गया, ये कैसे हैं? फारसी हैं। ठीक है, अब आ जाओ अंग्रेजी का। ये भी स्क्रीनशॉट आपको लेना है, ये भी स्क्रीनशॉट आपको लेना है और नोट करना है, अपनी कॉपी में नोट करना है अगर सही से हिंदी आप पढ़ना चाहते हो तो। जैसे मजिस्ट्रेट हो गया, क्या हो गया बच्चे? मजिस्ट्रेट इंग्लिश का शब्द है। कॉलर, पैंट, जैम, मनी ऑर्डर, पार्सल, चॉकलेट, यहां पर ऐसे लगेगा चॉकलेट, प्लेग, कॉलेज, ये देखो दिख रहा है ना आगत स्वर, टॉफी में आगत स्वर दिख रहा है। जंपर, ब्लाउज, गार्ड, क्लर्क, नर्स, पेपर, ये तो बड़े आसान से होते हैं। कालरा, ऑफिसर, डॉक्टर, कलेक्टर, डिप्टी, कोर्ट, जज, ऑफिस, ऑफिस, ये देखो आगत स्वर। आगत स्वर वाले तो इंग्लिश के होते ही हैं, तो अंग्रेजी में आप जाओगे तो आगत स्वर लगा होगा, ये मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो भाई आगे की ओर चलते हैं। ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। हाँ, आगे आ जाओ। अब आ जाते हैं तुर्की के। तुर्की के बड़े इंपॉर्टेंट है, जैसे सराय, ठीक है, गनीमत, गनीमत के बाद बेगम, बेगम के बाद मुचलका, मुचलका के बाद ताश, ताश, चकमक, चाकू, उज्बेक, चम्मच, मुचलका, बारूद, चेचक, बावर्ची, तोपची, बहादुर, तोप, खच्चर। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ये सारे शब्द बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बस वही हमने यहाँ पर आपके सामने लिया हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्लियर है? हाँ, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सराय, गनीमत, बेगम, मुचलका, ताश, चकमक, चाकू, उज्बेक, खच्चर, तोप, बहादुर, तोपची, बावर्ची, चेचक, बारूद, चम्मच हो गए। आगे आ जाओ। पुर्तगाली शब्द में जैसे कैंची हो जाता है। कॉफी, कॉफी कैसा है? पुर्तगाली है। कॉफी के बाद फीता, पुर्तगाली है। नीलाम, संतरा, गोभी, इस्पात, पपीता, गमला, स्त्री, आल्पिन, गोदाम, आल्पिन है बच्चे, ये आल्पिर नहीं है, गलत टाइप हो गया है। आल्पिन, आल्पिन कैसा है? तो आल्पिन है कि बच्चे कैसा, तो आप जल्दी से बता दोगे पुर्तगाली है। कर्नल, कर्नल, काज, ठीक है। और ये कुछ बच्चे इनका भी स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे, ठीक है।
पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। पुर्तगाली वाले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पुर्तगाली वाले सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। पुर्तगाली के शब्द परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं, पुर्तगाली के शब्द सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, आ जाओ भैया फारसी पर, फारसी पर चलते हैं। फ्रांसीसी में आपको दिख पा रहा है कि नहीं फ्रांसीसी, ठीक है। तो फ्रांसीसी में जैसे क्या हो गया, काजू, कारतूस, कर्फ्यू, कूपन, अंग्रेज, लाम, सॉरी आम है, ये लाम लिख गया, बताओ। आम तो खाते हैं ना आप लोग, आम, आम है आम। फ्रांस, फ्रांसीसी, बिगुल, बिगुल बजा दो लड़ाई का, युद्ध का बिगुल बजा दो, ठीक है। तो बिगुल कैसा है, डच में जैसे तुरुप, ताश में तुरुप का इक्का होता है, तो तुरुप जो काला पान होता है उसको तुरुप बोलते हैं, ठीक है। तुरुप, बम, तुरुप यानी ट्रम्प होता है, शायद ट्रम्प होता है, काला नहीं, ट्रम्प जिसको आप मान सकते हो। बम टांगे का होता है, ठीक है। और रूसी में आ जाएगा क्या, रूबल, जार, मिग, वोडका, सोवियत, स्पुतनिक। चीनी में चाय, लीची, चीकू, चीनी। और जापानी में रिक्शा और सायोनारा, ठीक है। क्लियर है, इतना समझ में आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब चलते हैं आगे की ओर। अब भैया आगे की ओर चलना है सबको, और अब बारी है आपकी, अब बारी है आपकी किस चीज की, तत्सम। भैया तत्सम का तद्भव आपको बताना है और कुछ प्रैक्टिस इस पे सबको करनी है। जो हिंदी अच्छे से पढ़ना चाहते हैं वो तत्सम। भैया अकार्य का तत्सम क्या होगा, तो भैया अकार्य का तत्सम सर जी अकाज होगा। इधर तत्सम लिखना है, सॉरी तद्भव। तद्भव क्या हो गया, तद्भव, तद्भव। तो तद्भव हमको छांटना है। तो अकार्य का क्या होगा, अकार्य का क्या होगा, अकाज। क्या होगा बच्चे, अकाज। अकार्य का तत्सम क्या होगा, अकाज होगा, अकाज होगा। अब आपकी बारी है, जल्दी से बताओ अज्ञान का, अज्ञान का तद्भव क्या होगा, अज्ञान का तद्भव क्या होगा। विनय कुमार बताएंगे, ट्रिक बताएंगे। अभी आपको एक बार दिखा दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार हम ट्रिक भी बताएंगे जो इंपॉर्टेंट, देखो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है ना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। जल्दी से बताओ, जितने लोग देख रहे हो वो सारे के सारे आंसर दो कि अज्ञान का तत्सम क्या होगा, अज्ञान का तत्सम क्या होगा। जल्दी से बताएं भैया, अज्ञान का तत्सम क्या होगा। बहुत बढ़िया, चलो जल्दी से बताओ। हाँ, तो ध्यान दीजिए, अज्ञान क्या हो जाएगा, अजान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अजान है हम, अज्ञान का अजान भी कहते हैं। और यहीं पर अनजान भी आ जाए, अनजान, तो अनजान भी होगा, ठीक है। अजान कहें या अनजान कहें, बात समझ में आ रही है। सभी का आंसर आना चाहिए, सभी बच्चे आंसर देंगे फटाफट, सभी बच्चे आंसर देंगे, ठीक है। जल्दी से बताओ, अग्निका, अग्निका, अग्निका क्या होगा, जानते हैं सारे बच्चे, अग्निका आग होगा। क्या होगा बच्चे, आग होगा, तद्भव आग होगा, आग होगा। जल्दी से बताओ अगला, अगला क्या है, अगला है अनार्य, अनार्य, अनार्य। यार तुम अनार्य हो, यार तुम ना बड़े अनार्य हो, अनार्य हो। अनार्य क्या होता है, अनाड़ी। क्या होता है बच्चे, अनार्य यानी अनाड़ी, अनाड़ी हो। अनाड़ी का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं आता, बड़े अनाड़ी हो, इस काम में तुम ना बहुत अनाड़ी हो, ठीक है। तुमको काम का कोई वही नहीं है, आता ही नहीं तुम्हें काम, ठीक है। चलो वेरी गुड। तो अब आ जाओ आगे की ओर। यहीं पर बच्चे हम देखेंगे क्या, अंगुली, अंगुली। ये यहां पर उड़ंकीरा नहीं लगी है, इसको ध्यान दीजिएगा। अंगुली है तो यहां पर उड़ंकीरा लग जाएगी, अंगूरी, अंगूरी। क्या हो जाएगा बच्चे, अंगूरी हो जाएगा, रा हो जाएगा, ली से रा, अंगूरी है, ठीक है, अंगूरी हो जाएगा। आगे आ जाओ, यहीं पर देखते हैं दूसरा, अगणित। अगणित का क्या हो जाएगा, अनगिनत, अनगिनत, अनगिनत। इंपॉर्टेंट वाले मैं लेकर आया हूं, अनगिनत। अगणित मतलब जो नहीं गिने जा सकते हैं उन्हीं को अनगिनत कहते हैं। तत्सम में अगणित और ऐसे अनगिनत है, ठीक है। आगे आशा, तो आशा का क्या हो जाएगा, आस। हमें तुमसे बड़ी आस है, उम्मीद है। सीटी वाली सा से सरौता वाली सा बन गई है। सीटी वाले सा का प्रयोग भी ज़्यादातर हम कहाँ करते हैं बच्चे, सीटी वाले सा का प्रयोग भी हम ज़्यादातर तत्सम में करते हैं, ठीक है। तो याद रखिए ये सारी चीज़ें। यहीं पर दूसरा आ जाता है ईच। ईख का, ईच किसका होता है, ईख।
ईच किसका होता है? ईख का होता है। किसका होता है? ईख। ये क्या है? तद्भव है। ये क्या है? तत्सम है। ईच क्या, तद्भव क्या होगा? ईख होता है। बहुत पूछा जाता है तत्सम को तद्भव में चेंज करो, ठीक है। फिर इसके बाद चलते हैं ऊष्ट्र। ऊष्ट्र का क्या होता है? ऊष्ट्र क्या क्या होता है बच्चे? ऊष्ट्र का क्या होता है? ऊंट होता है। क्या होता है? ऊंट होता है। ये चंद्र की बिंदी लग गई, ऊंट। ऊंट में चंद्र की बिंदी लग गई। चंद्र की बिंदी किसमें लगती है? तद्भव में। ये अनुनासिक शब्द है, ठीक है। ऊष्ट्र का ऊंट हो जाएगा। क्लियर? हाँ, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। ईच का क्या हो गया? ईख हो गया। अब आ जाओ यहीं पर एक अच्छवाट। अच्छवाट का मतलब क्या होता है बच्चे? अच्छवाट का मतलब अखाड़ा। क्या हो जाएगा? अखाड़ा। अखाड़ा सुने हो कि नहीं? जहां पर दंगल होता है, अखाड़ा। अच्छवाट मतलब अखाड़ा होता है इसका। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सारे हैं यहां पर। आगे आ जाओ। अग्नि स्थानिका। अग्नि स्थानिका यानी स्थान किसका? अग्नि का। तो क्या होता है बच्चे? बहुत पूछा जाता है आपसे प्रश्न ये। अंगीठी। क्या हो जाएगा? अंगीठी। अंगीठी सुना है कि नहीं सबने? अंगीठी, ठीक है। आगे अच्छी। अच्छी माने क्या होता है? अच्छी ये है तत्सम। अच्छी का तद्भव होता है बच्चे आंख। क्या होता है? आंख। अच्छी का तद्भव क्या होता है? आंख होता है, ठीक है। अट्टालिका। अट्टालिका का जल्दी से बताओ। अट्टालिका आप सभी से जानना है मुझे। अट्टालिका क्या क्या होगा? अट्टालिका जल्दी से बताओ। तो बच्चे अट्टालिका का क्या हो जाएगा? सभी बच्चों का आ रहा है आंसर, अटारी बोलते हैं। अटारी नहीं होती, अट्टालिका छत को कहते हैं अटारी। हाँ बहुत बढ़िया, अटारी, वेरी गुड। तो चलो इस तरीके से अटारी हो गया, ठीक है। तो ये रहे आपके कुछ तत्सम, और भी करवा देते हैं हम, ठीक है। चलो और कर लेते हैं कुछ। अमृत। अमृत का क्या हो जाएगा? तो अमृत का हो जाएगा बच्चे अमीय। क्या हो जाएगा? अमीय। अमृत का मतलब क्या होता है? अमीय। अमी हो जाएगा इसका तद्भव। और देख लेते हैं कुछ। अद्य। अद्य होता है, देखो ये द्या लगा है ना, ये द्या क्या प्रदर्शित करता है? ये वाला शब्द तत्सम है। तो अद्य का मतलब क्या होता है? आज। अद्य। अद्य चलो मतलब आज चलो घूमने चलते हैं, तो अद्य चलो घूमने चलते हैं। तो अद्य का मतलब होता है आज, ठीक है। और आगे चलते हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है इसलिए स्क्रीनशॉट लेने के लिए हम कह भी रहे हैं आपसे, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। यहां पर है एला। एला का मतलब क्या है? इलायची। एला का मतलब क्या है? इलायची। इलायची। एला का मतलब क्या है? इलायची। यहीं पर बच्चा आ गया गर्दभ। गर्दभ का तद्भव क्या होगा? गदहा। गदहा होगा। क्या होगा बच्चे? गदहा होगा, ठीक है। और चलो गोधूम। अब ये होमवर्क है, इनके तत्सम आपको लिखना है। गोधूम के लिखना है, ठीक है। अब ये जो तत्सम आ रहा है गोधूम, गोधूम के बाद क्षीर। क्षीर का क्या होगा? क्षेत्र क्या क्या होगा? कुक्कुर का क्या होगा? तद्भव कच्छप का। कदली केला होता है। कपोत, कुपुत्र, कर्म, करपट, क्षमा, ग्रह और गोस्वामी। हम कुछ बता देते हैं और कुछ का होमवर्क देंगे। गोस्वामी का क्या कहेंगे? गुसाई। गुसाई। गोस्वामी मतलब गुसाई होता तद्भव। क्षमा का तद्भव क्या होता है? क्षमा का ये वाला छा इस वाली छा में चेंज हो जाएगा, ये क्षमा हो जाएगा। ग्रह। ग्रह का क्या हो जाएगा? गेह। ग्रह का क्या हो जाएगा? गेह, ठीक है। कर्पटक का क्या हो जाएगा? कपड़ा। क्या हो जाएगा बच्चे? कपड़ा। कर्पटक का कपड़ा। कर्म का क्या हो जाएगा? काज। कर्म का क्या हो जाएगा? काज। कुपुत्र का कपूत। कपूत हो जाएगा, कपूत। कपोत का क्या हो जाएगा? कबूतर। कबूतर। तद्भव हो जाएगा क्या? कबूतर। गोधूम का बच्चे गेहूं। क्या हो जाएगा? गेहूं। अभी मैं आपको दूंगा। क्षीर का क्या हो जाएगा? खीर। क्षीर का क्या हो जाएगा? खीर। क्षेत्र का क्या हो जाएगा? खेत। तद्भव खेत। कुक्कुर का कुत्ता। कुक्कुर का क्या हो जाएगा? कुत्ता। कच्छप का क्या हो जाएगा? कछुआ। कछुआ। कछुआ हो जाएगा। कदली का क्या हो जाएगा? केला।
कदली का क्या हो जाएगा, केला। तो ये सारे हो गए तद्भव, तत्सम के साथ तद्भव हमने लिख दिए हैं, तो ये याद कर लीजिएगा। अब बची आपकी बारी, अब है आपकी बारी, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। क्लास ओवर बहुत ज़्यादा टाइम की हो चुकी है। लाइक का बटन नहीं दबाया आपने, और मेहनत केवल आप हमसे करवाते हो, लाइक नहीं करते हो। परीक्षा का मतलब भी समझ लो, परीक्षा गया ना, परीक्षा का क्या होता है, परख। परीक्षा का तद्भव क्या होता है, परख। याद रखिएगा, परीक्षा का तद्भव, परीक्षा एक तत्सम है, परख क्या है, तद्भव है। चलो आगे आ जाओ। अब मैं हटा रहा हूं इसको, अब मैं हटा रहा हूं इसको। ये आपका रिवीजन भी हो गया। आज के शब्द जो बड़े इंपॉर्टेंट है उनको भी आप लिख लीजिएगा। अब ये सारे आपको बताने, पक्षी, ये सारे आपको बताने हैं। इनका तद्भव रूप बताना है, होमवर्क है ये। नंबरिंग डाल के 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग डाल के बताएंगे, होमवर्क है। और जितने बच्चे अच्छे से पढ़ना चाहते हैं वो होमवर्क अपना जरूर करेंगे, होमवर्क अपना जरूर करेंगे। और जल्दी से ये भी बताएंगे कि जो आप हिंदी पढ़ रहे हैं उसमें प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बातें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, क्लास कैसी रही है ये भी आप बताएंगे, क्लास कैसी रही है आप ये सारी चीज़ें बताएंगे। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो लक्ष्य है वो आपको परीक्षा में जितने क्वेश्चन पूछे जाएं बस उन्हीं से ही रूबरू कराना है। बस वही सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर हम करवाते हैं, यहाँ पर वही सारे शब्द हम आपको दिखा रहे हैं जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। बहुत देर लगती है छांटने में, सारी चीज़ें करने में, एक पीपीटी तैयार करने में काफ़ी टाइम लगता है, जो अच्छे से बन जाती है। उसके बाद हमने आपको यहाँ पर जो भी एक्सप्लेनेशन दिया है वो आप बताइएगा कि आपको बातें समझ में आई है नहीं आई है। वो सारी क्लास में आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, इन सभी का आंसर कहां पर करेंगे, कमेंट बॉक्स में करेंगे। ठीक है, तो बताओ भैया जल्दी से क्लास कैसी रही है, एक बार जल्दी से बता दो। और उसके बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, पहला होमवर्क, इसका होमवर्क यानी इसके तद्भव बताने हैं, क्लास से प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्लास कैसी लग रही है, आज की क्लास कैसी रही ये भी बताना है। और जो हिंदी चल रही है, हिंदी से जो आने वाले 100 दिन हैं उसी के एवज में आपको ये हिंदी बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करनी है, क्योंकि हिंदी में फुल नंबर हमें अचीव करने हैं, लाने हैं। ठीक है, हाँ चलो, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है, कल फिर मिलेंगे इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हाँ ये बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट, इतना काम अगर आप कर लेते हो तो ये समझ लो आप हमारे दिल से जुड़े हुए हो। ठीक है, अगर आप हमारे दिल से जुड़ना चाहते हो, आप अगर चाहते हो कि सर जी का मनोबल डाउन ना हो और सर जी हमेशा क्लास ऐसे ही कंटिन्यू करते रहें, तो बच्चे सपोर्ट तो करना पड़ेगा, सपोर्ट आपको करना पड़ेगा। और ऐसा सपोर्ट आपको करना है कि आप मुझे ही नहीं, हर बच्चे को दिखे, आने वाला जो बच्चा हमसे पढ़ना चाहे उस बच्चे को भी दिखे कि सर ने जो पढ़ाया है बहुत अच्छा पढ़ाया है। ठीक है, तो ये सब सारे सपोर्ट करने हैं। तद्भव क्लास कैसी रही है, होमवर्क बताना, ये सारी चीजें आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।